और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी की बेहद खास घड़ी से। एक ऐसी घड़ी जो देश का गौरवशाली इतिहास अपने डायल में समेटे है। जयपुर वॉच कंपनी का ये दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी सितंबर से उन्हीं की कंपनी की घड़ी पहन रहे हैं और ये घड़ी कई समारोह में उनकी कलाई पर दिखी भी है। घड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई तो इस घड़ी की बिक्री में भी उछाल लगाया। क्या खास है इस घड़ी में और आखिर इस घड़ी के साथ देश का इतिहास कैसे जुड़ा है, देखिए। देश के गौरवशाली इतिहास को एक डायल में समेटने वाली ये बेहद खास घड़ी इन दिनों देश के प्रधानमंत्री की कलाई पर सजी है। इस घड़ी की अहमियत सिर्फ समय बताने तक सीमित नहीं है। ये घड़ी देश की आजादी, भारतीयता और स्वदेशी के गर्व की दास्तां को अपने आप में समेटे हुए है। इस घड़ी को तैयार किया है जयपुर वॉच कंपनी ने। रोमन बाघ नाम की घड़ी के डायल में 1947 का दुर्लभ ₹1 का सिक्का लगा है। ये वही सिक्का है जिसे ब्रिटिश शासनकाल में ढला आखिरी भारतीय सिक्का माना गया है। यही वजह है कि ये घड़ी समय के साथ साथ इतिहास के बीते पलों को भी कलाई में समेट देती है। ये घड़ी हमारे लिए बहुत खास है। ये हमने 2022 में लॉन्च करी थी। 15 अगस्त 2022 को इस घड़ी को लॉन्च किया गया था। भारत की आज़ादी की 75 इयर्स पूरे होने पे हमने इसको लॉन्च किया था और कारण यही था कि ये वन ऑफ द इसमें स्पेशल कॉइन्स लगा हुआ है ₹1 का, जिसपे 1947 इंडिया और एक टाइगर। तो ये तीनों चीज़ें एक भारतीय के लिए बहुत स्पेशल है। जो 1947 ईयर है वो भी बहुत स्पेशल है और टाइगर हमारे लिए है ही सबसे स्पेशल। तो इसलिए इस घड़ी का नाम हमने बाघ रखा था। अदर देन द कॉइन, इस घड़ी के अंदर जो मटेरियल कंपोजिशन है वो भी हमने ऐसी रखी है जो कोई भी एक वर्ल्ड क्लास वॉच से कंपेरेबल है। आज इसके अंदर 316L ग्रेड का स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है। सफायर क्रिस्टल यूज हुआ है इस घड़ी के कांच पे। उसके अलावा इस घड़ी के अंदर जो मशीनरी है, जो मूवमेंट है, वो सिटीजन कंपनी का ऑटोमेटिक मूवमेंट यूज किया गया है इसके अंदर। तो इस घड़ी को ये कहीं से भी वर्ल्ड क्लास घड़ी से कंपेरेबल बनाती है और साथ के साथ में इसमें एक भारत के इतिहास का हिस्सा भी इस घड़ी के फेस पे शो करता है। प्रधानमंत्री मोदी का पहनावा हमेशा भारतीयता का संदेश देता है। खादी का कुर्ता हो, सिर पर बंधा साफा या फिर शॉल, अब ये घड़ी भी उनकी स्वदेशी की सोच को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। ये घड़ी 43 mm की स्टेनलेस स्टील बॉडी में बनी है। इस घड़ी में जापानीज मियोटा मूवमेंट का इस्तेमाल हुआ है। घड़ी में नीलम क्रिस्टल लगा है और ये घड़ी 5 ATM तक वाटर रेजिस्टेंट है। ये घड़ी 4 वेरिएंट में उपलब्ध है। गोल्डन और सिल्वर केस के साथ रोमन और देवनागरी अंकों का विकल्प दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन इस घड़ी को पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक बनाता है। डायल पर दौड़ते हुए बाघ को भारत की स्वतंत्रता यात्रा और आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने मेक इन इंडिया का आह्वान किया था और शायद अब उसका नेक्स्ट फेज आया है जिसके अंदर वो इंडियन प्रोडक्ट्स को न स्वयं यूज कर रहे हैं जबकि दुनिया के सामने भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सितंबर से जहां तक हमारी जानकारी है और सोशल मीडिया और उनकी फोटोज जो हमने देखी है, तब से ये हमारी घड़ी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, प्लेजेंट सरप्राइज था कि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं हमारी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद ये यही कारण है कि आज इस घड़ी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस साल सितंबर से नवंबर के बीच कई समारोह में प्रधानमंत्री यही घड़ी पहने नजर भी आए। उनकी कलाई पर इस चमकती घड़ी को नोटिस करते ही सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ गई। इसका असर इस खास घड़ी की बिक्री पर भी नजर आने लगा। इस घड़ी के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे। डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली लास्ट 1 वीक के अंदर जब से इस घड़ी को स्पॉट किया गया है प्रधानमंत्री की रिस्ट पे। आज की डेट में शायद हमारी सेल का 90% सिर्फ एक ही घड़ी है पिछले 1 वीक के अंदर। और ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विदेश से ऑर्डर्स आ रहे हैं। जितने ऑर्डर हमने 1 वीक में रिसीव किए, उसमें से 30% ऑर्डर भारत के बाहर से आए हैं। तो उससे ये भी दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इंडिया के बाहर भी कितनी ज़्यादा है।
घड़ी के निर्माताओं का मानना है कि ये घड़ी कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बल्कि भारतीय कौशल और हस्तशिल्प का एक नायाब तोहफा है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी के मालिकों को पता भी नहीं कि ये घड़ी प्रधानमंत्री मोदी तक कैसे पहुंची। कंपनी के फाउंडर की कुछ साल पहले पीएम से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में स्वदेशी घड़ी पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन उस समय तक इस घड़ी का निर्माण हुआ नहीं था। अब बाजार में उतरते ही रोमन बाघ घड़ी लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छू रही है। साथ ही ये घड़ी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की मिसाल भी बन गई है। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी नई फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। किस किस को प्यार करूं के इस नए सीक्वल में भी कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। कल फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है। टीजर रिलीज होने के बाद से फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। फिल्म का ट्रेलर मुंबई के एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया, जहां फिल्म की पूरी कास्ट स्टाइलिश अंदाज में नजर आई। फिल्म में मनजोत सिंह भी कपिल के साथ कॉमेडी का तड़का लगाते दिखेंगे। फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है, वहीं अब्बास मस्तान ने प्रोड्यूस किया है। बता दें कि ये फिल्म कपिल की पिछली हिट फिल्म किस किस को प्यार करूं का सीक्वल है। पहले बड़ी बीवियों के अलावा शिवराम किशन की एक गर्लफ्रेंड भी है। किस किस को प्यार करूं लोगों को पसंद आई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। ये फोन पे किसे किस कर रहे थे? फोन को कर रहा था। तुम भी करो, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला। Really? उस फिल्म में कपिल के काम की तारीफ हुई थी और एक बार फिर वो कुछ वैसा ही धमाल मचाते दिख रहे हैं। चार्ज तो यही है ना। अब देखिए, धनुष और कृति सेनन की भी मच अवेटेड फिल्म तेरे इश्क में कल रिलीज होने जा रही है। एक दिन पहले धनुष और कृति डायरेक्टर आनंद एल रॉय के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने वाराणसी पहुंचे और फिल्म की सफलता की कामना की। इस दौरान धनुष और कृति ने बताया कि काशी से उनका रिश्ता कितना पुराना है और महादेव की ये नगरी उनके लिए इतनी खास क्यों है। जय हिंद सर। At ease. Meet Flight Lieutenant Shankar. तड़प और जुनूनियत से भरी एक ऐसी ही कहानी सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है तेरे इश्क में। Still angry? You love this image of yours, right? Stop it! साउथ स्टार धनुष और कृति सेनन की मच अवेटेड ये फिल्म कल बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। बनारस के बैकड्रॉप में रची बुनी गई इस प्रेम कहानी के हीरो धनुष और हीरोइन कृति यानी शंकर और मुक्ति फिल्म की कामयाबी की कामना लिए एक दिन पहले महादेव की। धनुष ने बताया कि वाराणसी से उनका रिश्ता काफी पुराना है और ये शहर उनके लिए सिर्फ शहर नहीं, एक आध्यात्मिक जागृति है। Banaras is not just a city to me, it's a spiritual awakening for me. I've connected with Banaras so beautifully and I'm forever grateful to Anand Rai, not for making Ranjana or Ratrangire or Tere Ishq Mein now, but more importantly, he was the person who brought me here first. That's so great. Because of Anand Rai, I came here first. He introduced Banaras to me. He took me through every street, every shop, to the temple, to almost all the ghats, if I'm not wrong. And it's because of him, there was an awakening inside me and I've surrendered myself to Mahadev. फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ धनुष ने सबसे पहले रांझना में काम किया था। 2013 में आई ये फिल्म भी बनारस के बैकड्रॉप पर फिल्माई गई थी। इसके बाद 2021 में अतरंगी रे और अब तेरे इश्क में, जबकि आनंद एल राय के साथ कृति सेनन की ये पहली फिल्म है। मीडिया से मुखातिब कृति सेनन ने भी इस दौरान अपनी पहली वाराणसी यात्रा के दिनों को याद किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके बनारस, और अभी हम बात कर रहे थे द वे धनुष सेठ की आनंद सर ने बनारस से उसे मिलाया है कोइंसिडेंटली, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। मैं भी बनारस पहली बार आनंद सर के साथ ही आई थी कई साल पहले। कितने साल हो गए होंगे? 2016। 2000, हाँ। सो इट्स बिन
9 years. सबसे पहले मैं बनारस एक एड शूट के लिए आई थी। तेरे इश्क में फिल्म की कहानी को लेकर तो धनुष और कृति ने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और जटिल रिश्तों की कहानी है। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना, तो शंकर और मुक्ति की प्रेम कहानी तब अधूरी रह जाती है जब मुक्ति किसी वजह से शंकर को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करती है और किसी और से शादी कर लेती है, जिससे शंकर अपने दर्द और गुस्से के साथ इतना बदल जाता है कि उसके लिए इश्क सिर्फ इश्क नहीं बदला और पागलपन बन जाता है और मुक्ति खुद को सिगरेट और शराब में डुबो लेती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अटैच्ड हैं हम सारे ही इस फिल्म को लेके। अब धीरे धीरे सिंकिंग हो रहा है कि ये फिल्म बाहर आने वाली है, ऑडियंस तक पहुंचने वाली है। सो वेरी एक्साइटेड टू सी एवरीवन्स रिएक्शन। बट यहाँ आके सबसे ज़्यादा ज़रूरी था टू जस्ट टेक ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव। और आई थिंक काशी आके हमेशा ही एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत इंस्टेंटली पॉजिटिव फीलिंग आती है। तेरे इश्क में की टीम को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर ये फिल्म कितनी खरी उतर पाती है इसका पता तो कल फिल्म की रिलीज के बाद ही चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। एनिमेटेड मूवी महाअवतार नरसिम्हा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस फिल्म ने सिनेमाघरों और ओटीटी पर खूब धमाल मचाया और अब ये फिल्म ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेट हुई है। जाहिर है इंडियन एनिमेशन मूवीज की दुनिया के लिए ये एक गर्व का पल है। देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म है महाअवतार नरसिम्हा, जो कि उसके अकेडमी अवार्ड्स में भी बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी के लिए ऑफिशियली एलिजिबल हो गई है, यानी कि फिल्म को इस कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट में जगह मिल चुकी है। जिस महाअवतार नरसिम्हा की दहाड़ दुनिया ने सुनी, अब उसकी गर्जना ऑस्कर तक पहुंच गई है। साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म ऑस्कर 2026 के बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी के लिए एलिजिबल फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। एकेडमी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। अब इस कैटेगरी में महाअवतार नरसिम्हा का मुकाबला कई फिल्मों से होने वाला है। महाअवतार नरसिम्हा इसी साल जुलाई में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद बड़े पर्दे पर इस फिल्म ने धूम मचा दी। इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि दुनिया भर में लगभग 325 करोड़ रुपए की कमाई कर सबको चौंका डाला। ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म है। एकेडमी अवार्ड्स की ऑफिशियल लिस्ट पर नजर डालें तो महाअवतार नरसिम्हा का मुकाबला आसान नहीं है। इस कैटेगरी में महाअवतार नरसिम्हा के अलावा के-पॉप डेमन हंटर्स, स्कारलेट, ज़ूटोपिया 2, एलियो और डीमन स्लेयर, किमेत्सु नो याइबा, इन्फिनिटी कैसल जैसी फिल्में शामिल हैं। मतलब ये सभी फिल्में ऑस्कर के फाइनल नॉमिनेशन में जगह बनाने की रेस में शुमार हैं। ऑस्कर की किसी भी कैटेगरी तक पहुंचना फिल्मों के लिए आसान नहीं रहता है। जिस बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की कैटेगरी में फिल्म का मुकाबला है, उसमें क्वालिफाई करने के लिए मेकर्स को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। मसलन फिल्म कम से कम 40 मिनट लंबी हो, फिल्म का 75% हिस्सा एनिमेटेड हो, फिल्म को अमेरिकन थिएटर्स में कम से कम 7 दिन लगातार दिखाया गया हो। फिलहाल तो 16 से ज्यादा फिल्में बेस्ट एनिमेशन फीचर फिल्म की रेस में हैं। उनमें से 5 फिल्मों को फाइनल नॉमिनी के रूप में सिलेक्ट किया जाना है। अगर महाअवतार नरसिम्हा फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना लेती है तो वो बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में चुनी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में देश की पहली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनकर तैयार है। 2007 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब उन्होंने इस गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी। देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक वेस्ट सिस्टम और पहली यूटिलिटी टनल के साथ कई ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी जो इसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाती हैं। देखिए फिनटेक सिटी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती सड़कें, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिक संगम। गुजरात के गांधीनगर में साबरमती के किनारे बसी एक ऐसी सिटी जिसने भारत को दुनिया के बड़े वित्तीय नक्शे पर मजबूती से खड़ा कर दिया है। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी।
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फिनटेक सिटी की परिकल्पना की थी वह अब मूर्त रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के तौर पर गांधीनगर में बड़े स्तर पर जाना जा रहा है, जो कि देश का पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जहां से फाइनेंस यानी देश की वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर के काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर आईटी हब भी बन रहा है। बहुत सारे लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहा है और आपको वो तमाम तस्वीरें यहां से दिखाएगी कि किस तरीके से यहां विकास का काम हो रहा है। जिस परिकल्पना को प्रधानमंत्री ने देखा था, अब वह विकसित भारत की ओर यानी कि 2047 तक के लिए बड़े स्तर पर यहां पर काम किया जा रहा है और इसको लेकर के यहां तैयारियां क्या हैं आपको दिखाते हैं। एक 1000 एकड़ में बना ये स्मार्ट फाइनेंशियल हब आज दुबई, सिंगापुर और हांगकांग को चुनौती दे रहा है। 2018 में इस सिटी में 84 ऑफिस थे। आज यहाँ दुनिया के 38 बड़े बैंक, 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज समेत 1100 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं, जिसमें 38 ऐसी बैंकिंग सेवाएं यहां पर दी जा रही हैं, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, JP मॉर्गन सिटी, इसके साथ साथ दूसरी अन्य बैंक्स यहां पर मौजूद हैं, जिनका करीब $100 बिलियन के आसपास पूरी संपत्ति है। तो इसके साथ साथ करीब $182 बिलियन का लेन देन बैंकिंग स्तर पर इनके द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, इन कंपनियों के साथ साथ जो गिफ्ट सिटी के अंदर 52 ऐसी बीमा कंपनियां हैं जो कि देश और इसके साथ साथ जो विदेश से लोग बीमा करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, वो भी यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गिफ्ट सिटी की खासियत यह है कि यहां पर वित्तीय लेन देन को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक हैं उनको भी इसमें समाहित किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ फिनटेक कंपनियां जो यहां पर मौजूद हैं, यानी कि फाइनेंस और टेक से जुड़ी हुई कंपनियां, वो भारी मात्रा में जो है लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। भारत का न सिर्फ ये उभरता ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस है, बल्कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक वेस्ट सिस्टम, पहली यूटिलिटी टनल और 24/7 बिजली सप्लाई ने गिफ्ट सिटी को सपनों का शहर बना दिया है। जितेंद्र बहादुर सिंह, गांधीनगर, गुड न्यूज टुडे। इस गिफ्ट सिटी में तमाम वो हाईटेक सुविधाएं तो मिलेंगी ही जिनकी एक आम इंसान उम्मीद कर सकता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ करीब 5.5 किलोमीटर लंबे टनल में बिजली, पानी, इंटरनेट, साथ ही कूलिंग सिस्टम और फायर सर्विस, सब कुछ एक ही टनल के अंदर रखा गया है। दिल्ली, मुंबई समेत भारत के किसी भी बड़े शहर की आम समस्या है बिजली, पानी, सड़क। वो समस्या यहाँ नहीं है। ना तो यहाँ कभी बिजली जाती है, न पानी सप्लाई की दिक्कत होती है और न ही यहाँ बिजली पानी की पाइपलाइन बिछाने या ठीक करने के लिए सड़कों की खुदाई होती है। जब 2007 में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक विजन था कि एक तो हम क्यों नहीं एक फाइनेंशियल सेंटर बनाएं जो सिंगापुर, हांगकांग या पास में दुबई, वैसा वो सब चीज़ें यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अब चूँकि हम बनाएंगे ही, तो क्यों नहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो कि एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विश्व में सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो आज ये 2025 हुआ, 18 साल के बाद देखें, वो पूरा जो सपना था साकार हो गया। यहाँ इन सारी समस्याओं का समाधान यूटिलिटी टनल के रूप में मौजूद है। दिल्ली में हमने देखा कि जब भी कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होता है तो उस दौरान जो है पूरा खुदाई करना पड़ता है और सड़कों पर हमने देखा कि धूल मिट्टी हो जाती है। लेकिन जो गिफ्ट सिटी बना है, यहाँ पर पहले से ही इतनी लंबी टनल बना करके ये तय कर दिया गया है कि हर एक बिल्डिंग तक डायरेक्ट वहां पर पहुंचने के लिए इस यूटिलिटी टनल के जरिए ही सारा कुछ सप्लाई होगा। साथ ही वेस्ट वाटर हो या फिर इसके साथ साथ जो वहां पर कूलिंग
सिस्टम हो, यानी कि हर एक बिल्डिंग में अगर कूलिंग सिस्टम पहुंचाना है तो उसके लिए बाकायदे पाइप्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पोर्टेबल वाटर और सॉलिड वेस्ट को भी वहां से उस बिल्डिंग से हटाने के लिए भी ऐसे ही पाइप लगाई गई हैं। आप हमारे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि ये पूरा जो टनल सामने दिखाई पड़ रहा है, जो ये शहर है, इस शहर के अंदर हर एक बिल्डिंग तक इसको पहुंचाया गया है। इसको टनल को करीब 16 किलोमीटर लंबा इसको होगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में 5 किलोमीटर तक इसको पूरी तरीके से खोद करके तैयार किया गया है। करीब 5.5 किलोमीटर लंबे इस टनल में बिजली, पानी, इंटरनेट, कूलिंग सिस्टम और फायर सर्विस सब कुछ एक ही टनल के अंदर रखा गया है। एक सबसे नीचे आप देखेंगे तो ये ग्रीन पाइपलाइन है, चिल वाटर पाइपलाइन। ये चिल वाटर पाइपलाइन क्या कर रहा है कि ये पूरी सिटी का सेंट्रली सिटी लेवल पे एक प्लांट है, चिल वाटर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट। वहाँ से पूरी सिटी का एसी नीड पूरी कर रहा है। एसी के लिए हमको जो ठंडी हवा चाहिए होती है, यहाँ से ठंडा पानी जाता है और वो ठंडी हवा में कन्वर्ट होता है और वो एसी नीड पूरी करता है पूरी सिटी का। सो एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है चिल वाटर पाइपलाइन। सेकेंड है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या हो रहा है कि जो हम घर में देखते हैं कि हम कचरा निकालते हैं, गीला सूखा कचरा, फिर गाड़ी आती है ले जाती है, सेग्रीगेशन होता है नहीं होता है, फिर डंपिंग होता है, पॉल्यूशन होता है, तो वो सारा सॉल्यूशन हमने उसको ऑटोमेशन पे ले आए हैं हम लोग। बिल्डिंग लेवल पे हर एक फ्लोर बेसमेंट पे शूट से कनेक्टेड है, सारा कचरा एक ही जगह आता है, इस पाइप के थ्रू प्लांट पे जाता है, प्लांट पे ऑटोमेटिकली उसको हम सेग्रीगेट करते हैं और उसका एंड सॉल्यूशन लाते हैं। सो हम लोग वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन एकदम कम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पिकिंग अप, डंपिंग ऑफ, ये सब चीजें निगेट कर देते हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। 400 से ज्यादा एआई कैमरों की मदद से पूरे शहर पर नजर रखी जाती है। ट्रैफिक, पानी, बिजली, फायर अलर्ट, पब्लिक सेफ्टी और एआई सर्वेलांस सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर होता है और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि C4 किस तरीके से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईटेक स्मार्ट सिटी है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि हर एक तस्वीर आपको जो भी सड़क पर मूवमेंट करता है इस शहर के अंदर, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए ली जाती है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सीवेज प्लांट जो लगाया गया है या फिर 5 तरीके के जो कंट्रोल सिस्टम यहां पर लगे हुए हैं, पावर, DCS, इसके साथ साथ WTP, AWCS और STP, ये 5 तरीकों का जो इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, जिसके जरिए अगर पानी सप्लाई हो रही है टनल के द्वारा उस पर भी रोक लगाया जाता है और इसके साथ साथ अगर सीवेज प्लांट से वहां से कुछ कचरे को बाहर निकालना है तो उसको भी इसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है गिफ्ट सिटी के अंदर, उसके द्वारा यहां से किया जाता है। तो इस तरीके का हाईटेक पूरी तैयारी इस गिफ्ट सिटी के अंदर है जो कि गुजरात में इस वक्त है और ये कह सकते हैं कि भारत का पहला ऐसा ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जिसको कि यहां पर तैयार किया गया है। गिफ्ट सिटी तैयार है लेकिन अभी इसका और विस्तार हो रहा है। 2030 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। फिलहाल 30,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं और अगले कुछ सालों में ये संख्या 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। कुल मिलाकर भारत का ये नया वित्तीय और तकनीकी शहर अब वैश्विक रेस में है और दुनिया के बड़े वित्तीय केंद्रों को सीधी चुनौती दे रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह, गांधीनगर, गुड न्यूज टुडे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अयोध्या सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, ये भारत की उभरती पर्यटन अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनकर सामने आया है। संपूर्ण निर्माण ध्वजारोहण के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी के आसार है। एक अनुमान के मुताबिक 2028 तक अयोध्या से धार्मिक पर्यटन के जरिए 18,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है। श्री राम मंदिर के संपूर्ण हो जाने के ऐलान के बाद अयोध्या अब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन चुका है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या को सदियों पुराना सुकून और उसका ऐतिहासिक वजूद वापस मिल गया है। यहाँ का गौरवपूर्ण इतिहास एक बार फिर जीवंत हो चुका है और अयोध्या देश के टूरिज्म मैप पर एक बार फिर से चमकने लगा है।
राम मंदिर ने अयोध्या की लोकप्रियता को ऐसी ऊंचाई दी है कि आने वाले समय में भारत का सबसे प्रभावी पर्यटन केंद्र बन जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या में पर्यटन के मोर्चे पर जबरदस्त उछाल दिख रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से रोजगार के द्वार खुलते जा रहे हैं। खासकर मंदिर परिसर के आसपास पूरे टूरिज्म इकोसिस्टम में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लगातार बढ़ते पर्यटन संभावनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। पूजा सामग्री, प्रसाद और स्मृति चिन्ह बेचने वाले दुकानदारों की आय कई गुना बढ़ी है। अब रामपथ, कनक भवन, श्री हनुमानगढ़ी मार्ग और आसपास के क्षेत्र सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये राम मंदिर बना, अयोध्या यहाँ पर विकसित हुआ, तब तक ये छोटा मोटा जो रेडी लगाने वाले उनका भी व्यवसाय अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। अब पहले ये इतना भी विकसित नहीं था, आज बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। छोटा मोटा जो पहले छोटा रेस्टोरेंट था, आज उस छोटा रेस्टोरेंट आज बड़ा लेवल पे पहुंच गया है। देखा जाए तो यहाँ पर्यटक का बढ़ावा तो हुआ है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बिजनेस कम हुआ है। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और सभी का बेनिफिट्स हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम मंदिर के पूर्ण होने के बाद अयोध्या की पर्यटन अर्थव्यवस्था 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा कर सकती है। ये सिर्फ धार्मिक पर्यटन का उभार नहीं बल्कि होटल, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में अभूतपूर्व विस्तार का संकेत है। अयोध्या के लिए ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे, बस रूट्स पर यात्री संख्या में कई गुना वृद्धि, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना बढ़ती फ्लाइट, सड़कों और हाईवे का तेज विकास, इन सब का असर यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या पर हुआ है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साल 2017 में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2.84 लाख थी और 2021 तक ये आंकड़ा करीब ऐसा ही रहा। लेकिन 2022 में राम मंदिर श्रद्धालुओं के खुलने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 2.39 करोड़ हो गया। 2023 में यहाँ श्रद्धालुओं के पहुंचने वालों की संख्या 5.75 करोड़ हो गई, तो 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 16.44 करोड़ हो गया। 2025 में जनवरी से जून के बीच यहाँ 23 करोड़ टूरिस्ट पहुंच चुके हैं और इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यूपी सरकार अयोध्या की असीम संभावनाओं को समझ रही है, इसलिए न सिर्फ अयोध्या को भव्य बनाने के तमाम प्रोजेक्ट शुरू किए हैं बल्कि यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। राम मंदिर सिर्फ रामनगरी के विकास की वजह नहीं बल्कि आसपास के जिलों में तरक्की की गारंटी है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि लोग आने पर लोगों के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करें। यहाँ पर सड़कों पर काम हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटकों के लिए और साइट्स डेवलप की जा रही है। सरयू घाट के सभी घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो कल्चर डिपार्टमेंट का है वो भी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ कराती है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम जो कि अभी अंडर रिनोवेशन है वो भी जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगा। टाटा द्वारा भी एक टेम्पल म्यूजियम यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा भी गुप्तार घाट का विकास हुआ है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर नया बस अड्डा भी बन रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या में पर्यटन की वजह से रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और फिलहाल यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 8 से 12,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है, जो जल्द ही बढ़कर 18,000 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि अयोध्या का उभार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। राम मंदिर, सांस्कृतिक पर्यटन और विश्व स्तरीय सुविधाओं का ये कॉम्बिनेशन आने वाले वर्षों में पूरे भारत की आर्थिक दिशा बदलने का दम रखता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, खेल की दुनिया में भारत के लिए एक शानदार न्यूज आई है। भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है। गुजरात के अहमदाबाद को 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होस्ट शहर के तौर पर ऐलान किया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत खेल जगत की हस्तियों ने इसे देश के लिए गर्व का पल बताया है। 140 करोड़ देशवासियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उस पर आधिकारिक मोहर लग गई है। Delighted to confirm that India Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games.
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद जैसे ही अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया, जश्न शुरू हो गया। साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के बाद पहली बार कोई बड़ा ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट मिला है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली के दौरान 74 कॉमनवेल्थ सदस्य देशों और क्षेत्रों के डेलीगेट्स ने भारत की बोली को औपचारिक मंजूरी दी। इस फैसले पर वहां मौजूद भारतीयों ने गुजराती अंदाज। अहमदाबाद साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इस अनाउंसमेंट पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में तो जश्न मना ही, पूरे देश में भी उल्लास छा गया। खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, नेताओं के साथ देश की दिग्गज हस्तियों ने अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई। पीएम ने इस देश के लोगों और भारत के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, खुशी है भारत ने सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की बोली जीत ली है। भारत के लोगों और स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को बधाई। यह हमारा कमिटमेंट और खेल की भावना है जिसने भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर मजबूती से जगह दिलाई है। वसुदेव कुटुंबकम की सोच के साथ हम इन ऐतिहासिक खेलों को बड़े जोश के साथ मनाने के लिए उत्सुक हैं। हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अपने 100 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में 2030 का संस्करण विशेष रहेगा। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करना इसलिए अहम है क्योंकि देश 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दौड़ में भी है। इसके लिए भी अहमदाबाद को ही मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया है। देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव का क्षण है क्योंकि देश 2047 तक खेलों में महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बड़ी स्कीम, ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स हमारे देश के युवा एथलीट को अपॉर्चुनिटी देती है। देश का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दिखता है। नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की उभरती हुई स्पोर्ट्स ताकत का 2030 में हम सब लोग प्रत्यक्ष देख भी पाएंगे। भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था, लेकिन 2030 में इन खेलों को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसकी वजह है कि अहमदाबाद ने पिछले एक दशक में अपने खेल ढांचे को नए लेवल पर पहुंचाया है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद की मेजबानी योजना कॉम्पैक्ट, आधुनिक और पूरी तरह एथलीट केंद्रित रहेगी। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल के दौरान कई जगहों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी जारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव एशिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों में से एक है जो इस गेम का मुख्य केंद्र होगा। गुजरात पुलिस एकेडमी और अहमदाबाद में नारायणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहायक सेंटर होंगे। आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवास सुविधाएं 2030 से पहले पूरी तरह तैयार होंगी। गेम्स में पैरा स्पोर्ट्स का पूरा एकीकरण, 100% एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड वेन्यू और जीरो वेस्ट ऑपरेशंस शामिल होंगे, जिससे ये अब तक के सबसे सस्टेनेबल गेम्स बनेंगे। गुजरात में इसका आयोजन हम सभी के लिए गौरव का विषय होगा और इससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान तथा दीर्घकालीन विकास के अवसर मिलेंगे। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी विकसित भारत 2047 और विकसित गुजरात के विजन को साकार करने में मील का पत्थर होगी। इन खेलों की मेजबानी गुजरात को तेजी से देश की खेल राजधानी के रूप में बदल देगी। इससे राज्यों में लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा और लोगों की जीवन शैली बदलेगी। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए भारत को नाइजीरिया के अबुजा शहर से कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने 2034 के खेलों की मेजबानी के लिए अफ्रीका के शहर के नाम पर विचार करने का फैसला किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व खेल संयुक्त सचिव कुणाल
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी सहित कई लोगों ने किया। आखिरकार 2 दशक बाद वो पल आ गया जब हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सपने नहीं देखता, सपनों को हकीकत में बदलता भी है। अब 2030 में पूरी दुनिया देखेगी राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य शताब्दी समारोह, गुजरात का रंग और भारत का दम। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।